नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। चीन के खिलाफ देश भर में जबरदस्त गुस्सा है, तो चीनी चंदे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। आपको याद होगा, बीजेपी ने कुछ रोज पहले राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी फंडिंग लेने पर सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगा दिए थे। अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, यह कहते हुए कि चीनी कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में आखिर चंदा क्यों लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाए हैं कि हुबेई जैसी कंपनियों से, जिन पर दुनिया भर में कई तरह के आरोप लगे हैं, पेटीएम जैसी कंपनी जिसमें चीनी हिस्सेदारी है, उनसे पीएम केयर्स फंड में चंदा क्यों लिया गया। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठाती रही है। 3 महीने से इसको लेकर विवाद चलता रहा कि कांग्रेस की सरकार पीएम केयर्स फंड को लेकर पारदर्शिता क्यों नहीं बरत रही है। और इसीलिए दंगल में आज की बहस है चीन का चंदा, सियासत का फंदा। दिखाएंगे एक रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ दंगल का हिस्सा बने। कोविड के नाम पे फंड्स रिसीव किए कहां से? वो नमकीन चीनी से, मीठी वाली चीनी नहीं, नमकीन चीनी देश से। चाइनीज मनी 2013 के बाद आपके नाक के नीचे ये सब एरियाज और तारीखें बताई मैंने, झूला डिप्लोमेसी बताई, महाबलीपुरम बताया, आपकी 8 विजिट्स और 18 बैठकें बताई। उसके दौरान आपने 10,000 करोड़ रिसीव किया, तो मुझे अद्भुत लगता है। और जवाब नहीं है राजीव गांधी फाउंडेशन। चीनी कंपनियों से चंदे पर इसे कांग्रेस का पलटवार कह लीजिए। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी कंपनियों के चंदे का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने सवाल पूछ लिया कि क्या पीएम केयर्स फंड में 7 करोड़ का चंदा चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने दिया? क्या सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक ने पीएम केयर्स में 30 करोड़ दिए? क्या 38% चीनी हिस्सेदारी वाले पेटीएम ने 100 करोड़ का चंदा दिया? क्या चीनी कंपनी शाओमी ने 15 करोड़ रुपए पीएम केयर्स में दिए? क्या ओप्पो ने 1 करोड़ का फंड पीएम केयर्स में दिया? चीन कंपनियों से उनके पीएम केयर फंड में व्यक्तिगत रूप से दान प्राप्त हुए हैं। पीएम केयर फंड से संविधान या संचालन के ढांचे में को कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता पीएम केयर फंड को कैसे नियंत्रित किया जाता है या इसमें से दिए गए फंड का उपयोग कैसे किया जाता है। पीएम केयर्स फंड पर बीजेपी पहले भी कांग्रेस के निशाने पर आई थी। ताजा आरोपों के बाद पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ अपनी खींच मिटा रही है। इसलिए कांग्रेस, वो जैसे एक हिंदी में है ना, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। इनको कोई दिख नहीं रहा। अभी आप लोग ही दिखा रहे थे इनकी CWC हुई जब कि वो कोई विषय रखा राहुल ने, आधे लोगों ने विरोध किया, तो ये तो उनके अंदरूनी लड़ाई है। अंदरूनी लड़ाई से बचने के लिए इस प्रकार के विषय फेंकते रहना, ताकि उनका साधारण कार्यकर्ता भ्रमित होता रहे। एलएसी पर चीनी हिमाकत से चीनी कंपनियों का भारत में जोरदार विरोध हो रहा है। इसी विरोध के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी फंडिंग का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था। 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने $3,100 ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। अब पीएम केयर्स को लेकर कांग्रेस के आरोपों ने चीनी चंदे वाली राजनीति को दिलचस्प कर दिया है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता देते हैं कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 3 खास मेहमान हैं। सीधी बात होगी, संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप तीनों का स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है। आप चंदा लें तो चंदा, ये ले लें तो गंदा, क्यों भाई? मैं समझाता हूं। देखिए, जहां तक पीएम केयर्स का सवाल है, पीएम केयर्स किसी का व्यक्तिगत एक फंड का सिस्टम नहीं है, एक व्यक्तिगत कंपनी नहीं है।
ये पूरे देश का है, एक ओपन फंडिंग सिस्टम है। और जहां तक राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये एक परिवार का फाउंडेशन है। पीएम केयर देश का है और वो एक परिवार का फाउंडेशन है। ठीक है, जब देश का फाउंडेशन होता है जिसको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑडिट भी करेगी, जो कि बता भी दिया गया है, उसका नाम भी बता दिया गया है, उसमें कोई भी ऐसी कंपनी जो हिंदुस्तान में कार्यरत है या जिसका कोई भी स्टेक हिंदुस्तान में है, अगर वो डोनेट करता है, उसका ऑडिट होता है, उसके बदले में वेंटिलेटर, मशीनें इत्यादि खरीदी जाती है। और ये सब भी बताया गया है कि कितने करोड़ का क्या खरीदा जाएगा, वो मैं बता दूंगा, इसमें क्या बुराई है। ठीक वहीं एक परिवार का फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये कोई सरकारी फाउंडेशन नहीं है। उसमें किस किस से डोनेशन लिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ चाइना से, एम्बेसी ऑफ चाइना से, जाकिर नायक से, मेहुल चोकसी से, 11 पीएसयू से, 7 मंत्रालयों से। और इस पैसे का क्या किया गया ये पता नहीं। जहां पीएम केयर्स में पैसा खर्च होगा कोविड रिलीफ के लिए, वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन का पैसा क्विड प्रो को बदले में कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा यह भी मैं खुलासा करूंगा। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। आप सपोज करिए ये राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर इतना हायतोबा जो मचा हुआ है, बहुत लोग बोल रहे हैं क्यों हायतोबा मचा हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी। सपोज करिए मोदी जी ने एक फाउंडेशन खोला होता, दामोदर दास मूलचंद मोदी फाउंडेशन, DMM फाउंडेशन, और उसमें मेहुल चोकसी ने डोनेट किया होता, पाकिस्तान ने डोनेट किया होता, चीन एम्बेसी ने डोनेट किया होता, कई मंत्रालयों ने डोनेट किया होता। अभी तक स्वर्ग फट गया होता, अभी तक न जाने कितनी बिजलियां कड़क गई होती। अभी ये सारे कांग्रेस वाले सड़कों पर लेट लेट के बुलडोजर की तरह हिल रहे होते कि देश लुट गया, चौकीदार चोर है, ये फलाना ढिकड़ा है, ढिकड़ा फलाना है, न जाने क्या क्या हो गया होता। यहां राजीव गांधी फाउंडेशन मतलब अपने ही घर के अंदर, और कौन कौन है पीएम केयर्स में, कौन कौन है पीएम केयर्स में? प्रधानमंत्री है, ऑफिशियल एक्स मतलब ऑफिशियल पोजीशन के कारण, कल को पीएम कोई और होगा तो वो और होगा। पीएम है, उसमें HM है, उसमें रक्षा मंत्री हैं, और बाकी जो भी लोग हैं वो ऑफिशियल मेंबर होने के कारण उसमें चेयर पे हैं। और राजीव गांधी फाउंडेशन पे कौन कौन है? आजीवन, उसमें सोनिया जी, उसमें राहुल जी, और उसमें प्रियंका जी। ये फर्क है दोनों के बीच में। जी सर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, कल को दाऊद इब्राहिम भी पीएम केयर्स में अगर डोनेशन दे दे तो वो भी आप स्वीकार कर लेंगे क्योंकि वेंटिलेटर खरीदना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है? या दाऊद इब्राहिम की कोई सब्सिडरी कंपनी यहां चलती हो जिसका बाद में पता लगे कि ये तो उनकी है जी, ठीक है, आप कबूल कर लेंगे? देखिए पेटीएम और दाऊद इब्राहिम को कंपेयर करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। ठीक बात है, जब से चाइना के साथ एक प्रकार का, मैंने पेटीएम दाऊद इब्राहिम को कंपेयर नहीं किया। उस परिस्थिति में मैंने कहा ना चाइनीज कंपनी, आप कह रहे हैं कि चाइनीज कंपनी से ले लिया तो दाऊद इब्राहिम से भी ले लेंगे। मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूं कि आप देखिए पेटीएम इंडिया में कार्यरत है। हाँ, ये अलग बात है कि अब चीन के साथ जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, चीनी कंपनियों को हम अपनी जगह दिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उनको अपने घर भेजने की बात कर रहे हैं। रातों रात नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, हो सकता है 15 दिन लगे, हो सकता है 15 महीने लगे, मगर ये काम में लगे हुए हैं। उससे पहले जो चीनी कंपनियां हिंदुस्तान में जमीन लेके फैक्ट्री बना के यहां पर अब काम कर रही हैं, अगर वो पैसा दे रही हैं, ये पैसा अगर वो पीएम, सपोज किसी ने 10 करोड़ रुपए दिए, ये 10 करोड़ रुपए वो कंपनी पेटीएम अगर इंडिया को नहीं देती तो वो चीन ही भेजती, तो अच्छा हुआ ना वो हमारे पीएम केयर्स में दिया है और उससे वेंटिलेटर खरीदा जाएगा। दाऊद इब्राहिम के पैसे को हम राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है जो जाकिर नायक से पैसे ले ले। और छोटी सी बात कह के अपने बात को अंत कर दूंगा, हम सवाल राजीव गांधी फाउंडेशन पर क्यों उठा रहे हैं? आपने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से पैसा लिया और एम्बेसी से पैसा लिया, करोड़ों में लिया। ये जो करार आपने उसके बाद किया, जिसको नड्डा जी, आदरणीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने दिखाया, वो क्यों किया? ये करार किसके साथ किया? चाइना एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के साथ। ये क्या बॉडी है? ये बॉडी विच परफॉर्म्स डुअल रोल्स ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड कंडक्टिंग प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन मैनेजमेंट कैंपेन्स। ये चाइना के लिए किसी और देश में प्रोपेगेंडा करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और परसेप्शन बनाती है। आपने पैसा उनके सरकार से लेके इस कंपनी के साथ करारनामा किया, ये क्विड प्रो को होता है। पीएम केयर्स ने किसी के साथ इस प्रकार का करार नहीं कर दिया। उसने क्या किया ये भी मैं बता देता हूं। आप चूंकि पीएम केयर्स के बारे में डिबेट हो रहा है, मैं एक सेकंड में सर थोड़ा रुकते हुए ना, 2000 करोड़ रुपए टू और आपको मौका मिलेगा बोलने का ना। एक बार गौरव वल्लभ जी को ले तो आए जरा चर्चा में, एक सेकंड और उन्होंने काफी देर आपको सुना है।
एक बार उनकी बात सुनते बस हैं। मैं बिल्कुल हाँ, पूरा 5 सेकंड से कंप्लीट नहीं करूं, 5 सेकंड से कंप्लीट नहीं करूंगा। रुपीज 2000 करोड़ टू प्रोक्योर 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स, 1000 करोड़ फॉर माइग्रेंट लेबर वेलफेयर, 100 करोड़ फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। ये पैसा कहां जा रहा है पूरा पाई आपको बता रहे हैं। धन्यवाद, आप गौरव जी आ सकते हैं। ठीक है, ओके। गौरव वल्लभ जी वो कह रहे हैं कि एक परिवार के फाउंडेशन की तुलना पीएम केयर फंड से नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि इसमें जो 3 सदस्य हैं वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, इसलिए ये फैमिली का चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो देश का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, अगर वो देश का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है रोहित जी, तो वो सरकारी ऑडिट के दायरे में क्यों नहीं आता है? C&AG ऑडिट नहीं कर रही, उसकी प्राइवेट ऑडिट हो रही है। अगर वो देश का चैरिटेबल ट्रस्ट है तो RTI के दायरे में क्यों नहीं आता? प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट कह दिया कि PM केयर RTI के दायरे में नहीं आएगा। अगर वो देश का सार्वजनिक ट्रस्ट है तो सार्वजनिक अधिकार के दायरे में क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है कि ये कोई सार्वजनिक अधिकार में नहीं आएगा। मैं बार बार एक ही सवाल, इन्होंने कई चीजें गिनाई, मैं आपको हर राजीव गांधी फाउंडेशन के एक एक पैसे का हिसाब लेके बैठा हूं, जवाब दे दूंगा एक एक पैसे का। मैं आज इनसे पूछता हूं कि हुआई जैसी कंपनी जिसके चीनी आर्मी के साथ संबंध है, उसके 7 करोड़ रुपए लिए कि नहीं? बताओ देश को। आप देश को ये बताओ कि पेटीएम जैसी कंपनी जो कि चीनी प्रोपोगेंडा आप ही कह रहे हो फैलाते हैं, तो उससे 30 करोड़ रुपए लिए कि नहीं? आप बताओ। मैं आपके हर राजीव गांधी फाउंडेशन की पूरी किताब लेके बैठा हूं, एक एक पैसे का हिसाब बता दूंगा। मुझे आज बताओ, आज देश के सामने कि Xiaomi जैसी कंपनी जो कि गद्दार चीन की कंपनी है, उससे 15 करोड़ लिए कि नहीं? मुझे ये बताओ कि ओप्पो जैसी कंपनी से 1 करोड़ रुपया लिया कि नहीं? मुझे ये बताओ कि पेटीएम जिसमें कि 38% चीनी हिस्सेदारी है, उससे 100 करोड़ रुपया पीएम केयर में लिया कि नहीं? इस बात का जवाब दो देश को, क्योंकि पीएम केयर तो देता नहीं है। ये बोलते हैं वो सार्वजनिक है, प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है नहीं नहीं नहीं, हम सार्वजनिक नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। ये आके यहाँ पे झूठ बोल देते हैं कि वो सार्वजनिक है। वो सार्वजनिक नहीं है। सार्वजनिक होता तो C&AG की ऑडिट होती है, सरकारी नियंत्रण होता उसमें, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष PMNRF होता है ना, वैसे होता है। ये सार्वजनिक नहीं है, ये आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको आप प्राइवेट लिमिटेड, जहां से आप उगाही करना चाहते हो वहां से पैसा ले लेते हो, जहां आपको खर्च करना है वहां खर्च कर देते हो। मुझे आप एक चीज बताओ, मेरे 5 सवालों का, इन चीनी कंपनियों से आपने पैसा लिया कि नहीं पीएम केयर में? और अगर लिया है तो 2013 में जब हमारी 2013 में चीनी से शत्रुता चल रही थी, आपने शत्रु देश की कंपनी से पैसा ले लिया। आपको शर्म नहीं आई ये बताते हुए कि हम तो ले सकते हैं और उसके लिए अरे हमारे पास पैसा है, देश के पास पर्याप्त पैसा है। चीन के सामने जाके भीख मांगना बंद करो और इन कंपनियों से पैसा लिया है तो इमीडिएटली उनको वापस लौटाओ। ये देश की स्वाभिमान का सवाल है। यहाँ पे आके बोल रहे हो नहीं हम तो ले लेंगे, हम उसका वेंटिलेटर खरीद लेंगे। अरे देश के नौजवानों में आज उतनी ताकत है कि वो अपने देश के लिए वेंटिलेटर यहीं पे बना के यहीं लगवा देंगे। ये चीन के सामने जाके गिड़गिड़ाना बंद करो। और ये जो 18 बार मीटिंगें करते थे ना, वो इस पैसे के लिए करते थे। आज सामने आ रहा है ना, देश के सामने आ रहा है कि 18 बार जो देश के नौजवानों ने जो वेंटिलेटर बनाया वो तो आपको पसंद नहीं आया। जरा उससे हटते हुए आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि उगाही करने के लिए ये पीएम केयर्स फंड बनाया, आपने कहा ना। तो जो आरोप आपके ऊपर लगा है, आरजी फाउंडेशन के जरिए के 7 मंत्रालयों से पैसा लिया, इतने PSUs से पैसा निकलवाया, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा निकलवाया, वो भी क्या उगाही थी? मैं आपको बिल्कुल, आप लोग उगाही कर रहे थे उसके जरिए। जायज सवाल है रोहित जी, आपका जायज सवाल है और आपकी पत्रकारिता को मैं सैल्यूट करता हूँ इस सवाल के लिए। मैं आपको बताता हूँ, जो पैसा वहां पे आया वो सुनामी रिलीफ में अंडमान में खर्च हुआ। जो पैसा वहां आया वो डिसेबल्ड पर्सन्स के रिलीफ में खर्च हुआ। और रोहित जी आप ये बताइए, 6 साल तक आपको याद नहीं आता आपकी सरकार चल रही है। हम तो हर साल ऑडिट कराते थे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में उसकी स्टैट्यूटरी फाइलिंग होती है होम मिनिस्ट्री में। संबित पात्रा जी को पता नहीं है, थोड़ा टेक्निकल बात है वो। उसकी हर साल फाइलिंग होती है होम मिनिस्ट्री में। आज 6 साल बाद, और मैं तो कह रहा हूँ जांच कराओ ना अगर कोई गलती है तो। आपसे अगर हम सवाल पूछते हैं कि पैंगोंग त्सो में चीनी सेना आई कि नहीं, हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना आई कि नहीं,
गलवान घाटी में चीनी सेना आई कि नहीं, 20 लोगों की शहादत किन परिस्थितियों में हुई, तो आप ये ले आते हो। आप कितनी भी कोशिश कर लो, देश आपसे पूछेगा कि आपने गलवान घाटी में क्या किया। जब देश के राजदूत चीन में एक लाइन, चीन में एक लाइन गौरव जी, हाँ, पूरा कर लीजिए, एक लाइन रोहित जी, एक लाइन। जब चीन के, हमारे देश के राजदूत चीन में बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी साइड ऑफ LAC में चीन की सेना घुस चुकी है, ये बोलते हैं, यहाँ के झूठ बोलते हैं। या तो उस राजदूत की बात वापस दिलवाओ या आप झूठ बोलना बंद करो, देश को स्थिति बताओ भाई। नहीं सर, अब ये चीन की सेना हमारे देश में घुस चुकी है या नहीं घुस चुकी है, गौरव जी, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है रिटायर्ड, वो तो पूर्व सेना के मैं थोड़ा सा डिप्टी अध्यक्ष रह चुके हैं, डिप्टी चीफ रह चुके हैं, उनसे बेहतर तो इस चीज को कोई बता नहीं पाएगा। मैं उनके पास जाऊं उसके पहले संबित पात्रा आपके पास आ रहा हूं, जो आरोप पहले भी लगा और फिर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो बात कही वो साफ है कि आप असल में वहां से ध्यान हटाना चाहते हैं चीन से, इसलिए आप RG फाउंडेशन के वो कागज निकाल के ले आए जो 5 साल में 6 साल में आपको याद नहीं आए। आपने उस पर कोई चर्चा नहीं की अगर घोटाला था उसमें तो। चलिए 2 भाग आ गए इसमें। एक तो प्रश्न आ गए फाउंडेशन को लेकर, और दूसरा प्रश्न है कि हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा हो गया है, पेंगोंग शो पे और गलवान वैली पे, इन सब जगह पे कब्जा हो गए। कब्जे को लेकर भारत का एक ही जमीन नहीं किया, प्रधानमंत्री ने कहा, इन्होंने विश्वास नहीं किया। सर एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं सर। इन्होंने कहा घुसाए हैं, हमारी जमीन चली गई है। राहुल गांधी ने कहा PM सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है साहब, ठीक है सुनिए, राहुल गांधी ने तो कहा ना कि इंडिया PM ने सरेंडर कर दिया है, और बार बार कहा जा रहा है ना कि हमारी जमीन पे कब्जा है। मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मैं अभी कितने जोर से भी चिल्ला के पूछने से कुछ नहीं, मैं कहूंगा कि नहीं हुई है कब्जा, प्रधानमंत्री ने कह दिया, फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, आपकी अनुमति से करूंगा। यहाँ पर हम सबसे बड़े, हम दोनों तो पॉलिटिशियन हैं, मगर यहाँ एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो पिता तुल्य है, लेफ्टिनेंट जनरल है, रह चुके हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं, समझते हैं इन सब विषयों पे। आपकी अनुमति से क्या मैं एक साधारण नागरिक बन के, भूल जाइए मैं बीजेपी का हूं, मैं उनसे बात कर सकता हूं क्या? आपकी अनुमति हो तो, अगर रोहित जी आपकी अनुमति से। मैं समझा नहीं आप चाहते क्या हैं? ये चाहते ही है रोहित जी कि इनके पास, मैं चाहता हूं कि मैं, आप मुझे जरा, नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं जरा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी से दो मिनट मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आप अगर अनुमति दे दे, और गौरव जी बीच में अगर, गौरव जी अगर बीच में मुझे इंटरप्ट ना करे। गौरव जी एक सेकंड, एक बार सुन लेते हैं ना क्या कहना चाहते हैं। मैं पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? गुरमीत जी से पूछ लीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। देखिए गुरमीत जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, थोड़ी देर के लिए मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं। आप सोचिए कि मैं गांव का आदमी, क्योंकि ये गांव तक इस चैनल की रीच है, तो हम आपको गांव की भाषा में पूछेंगे, और बिल्कुल जैसे कि एक गांव देहात का आदमी होता है वैसे ही हम पूछने वाले हैं, क्योंकि बिहार रेजिमेंट का इसमें बहुत लेना देना था। आप सोचिए कि हम बिहार का एक आदमी हैं और हम आपसे पूछते हैं। और साहब देखिए, हमको ना तो ये LAC समझ में आता है और ना समझ में आता है कि पेंगोंग सो लेक का है वो ज़मीन, वो गलवान लेक का, गलवान वैली का है। आप हमको सिर्फ इतना बताइए, आप सबसे बड़े हैं, आप आर्मी के हैं, आप ये बताइए कि क्या हमारे ज़मीन के ऊपर कब्जा हो गया है, हमारे ज़मीन को चाइना ले लिया है, जैसे कि राहुल जी बता रहे हैं। साहब ज़्यादा समझाइएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हाँ और ना में बता दीजिएगा तो हम गाँव का आदमी है, थोड़ा समझ जाएंगे। क्या हमारे ज़मीन पर कब्जा हो गया है, भारत के ज़मीन पर? ये संबित जी, आपने बहुत ही इनोसेंट तरीके से सवाल पूछा है और एक भारत के नागरिक के रूप में पूछा है, तो मैं इसको पूरी श्रद्धा से और पूरी सत्यता से मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। एज ए वो सैनिक जिसने तकरीबन 40 साल नौकरी किया है और इस सब्जेक्ट को तकरीबन 28 साल से मैं डील कर रहा हूँ। आपके सवाल का सीधा जवाब है, कोई कब्जा नहीं हुआ है। और मैं इसके आगे बताना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री जी, जो सरकार के मुखिया हैं और इनकी सेना के साथ मिलकर, सरकार और सेना के साथ मिलकर एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने 3 वाक्य बोले थे 19 जून को। पहला उन्होंने बोला कि कोई भी इंट्रूजन नहीं हुआ है, मतलब कोई भी हमारे इलाके के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। दूसरा कि कोई भी पोस्ट पर कब्जा नहीं हुआ है या पोस्ट नहीं गई है। और तीसरा बात उन्होंने बहुत साधारण तरीके से बोला था, ये जो LAC होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके ऊपर में उसका कोई भी स्टेटस को चेंज नहीं है। उसका जो स्टेटस है
जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये हमारे भारत में कुछ एक अंश लोग हैं जिनके शक, शंका, सवाल और सबूत मांगते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि भारत इस समय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने में एक चुनौती है। चीन के साथ में झड़प हुई थी और 15 जून को जो आपके बिहार से जो वीर सैनिक आते हैं, और आपका बिहार तो मेरे लिए बहुत एक वीर सपूतों का स्थान है, क्योंकि मेरे 10वें गुरु साहब ने वहां पे जन्म लिया था पटना साहब में, और मैं तो हर एक बिहारी को एक वीर के रूप में देखता हूं। और देखिए, आपके स्टेट के जो जवान थे, जो 16 बिहार के थे, उनके साथ में पंजाब की भी एक रेजिमेंट थी। उन दोनों ने जो 15 जून की रात को परिचय दिया अपना शौर्य, साहस और बलिदान का, उन्होंने ये जो प्रधानमंत्री जी ने तीसरा वाक्य बोला था, उसको अपने प्राणों की आहुति से दिया। चाइना और पीएलए ने उस दिन जो एलएसी होती है उसको बदलने की कोशिश की, उसके आगे थोड़ा आए। बस उन्होंने, उनकी ये हिमाकत थी, उन्होंने ये कोशिश की और उसके बदले में 3 झड़प हुई। उस झड़प में आपको एक भारतीय नागरिक होने के मालूम होना चाहिए कि 20 जवानों ने जो शहादत दी, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर साहब थे वो तेलंगाना सूर्यापेट से आते हैं, और इन सब ने मिलकर उस स्टेटस को चेंज करने के जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ है, और अगले 100 साल तक पूरे भारत को उसको भूलना नहीं चाहिए। उसी रात को उन्होंने अपने सहज हाथों के साथ 20 पीएलए के जवानों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ी। उसी रात को पीएलए के एक कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर को मारा, और सुबह पता लगा कि 50 पीएलए के जो जवान हैं उनको मारा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये बात है एलएसी की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, मतलब कि इस स्थिति में कहां सैनिक दोनों फौजों के लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईस्ट लद्दाख में जो चुनौती है, जनरल साहब, और 2 क्वेश्चन है हमारा। एक सेकंड, आप परिवार के हिस्से हैं। एक बहुत नाजुक सवाल था, वो भी एक इस रूप में कि बिहार से किसी ने पूछा है, तो इस नाजुकता के बीच में मत आइए गौरव जी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये लाइन ऑफ सिंह साहब, मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और ही बोल रहा है। मैं तो आपकी बात सुन रहा हूं, कोई और बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं सिंह साहब। ओके, ये देखिए, जो असली चुनौती है वो ये है कि जब मामला सरहद का है, बॉर्डर का है, तो चाइना 1962 से पहले और 1962 के दौरान इन्होंने जो जमीन एडवर्स पोजीशन के अंदर में है वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। वो हमको पूरे राष्ट्र को वो जमीन वापस लेनी है। 6 अगस्त 2019 को हमारी पार्लियामेंट के अंदर में हमारे गृह मंत्री ने एक सवाल के उत्तर में कहा था कि ये जो अक्साई चीन का इलाका है ये पूरा का पूरा वापस लिया जाएगा। ये आवाज उठी है हमारे पार्लियामेंट से, हमारे राष्ट्र से, हमारे पूरे समाज से, और अवश्य ही इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। देखिए, 15 जून के बाद में 22 जून को मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में। आमतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में मीटिंग नहीं होती है, स्थिति थोड़ी गंभीर थी इसलिए हुई है। अभी जो स्थिति है वो गंभीर है, सिंह साहब, तनाव है। सिंह साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी टॉक्स हो रही हैं। नहीं, आपने संबित जी के सवाल का जवाब तो क्लियरली दे दिया कि नहीं, हमारे किसी एरिया पे कब्जा नहीं हुआ। लेकिन अब मेरे 2 सवाल हैं सर, और मेरे 2 सवाल पे मैं बहुत शॉर्ट कमेंट्स आपसे चाहता हूं, फटाफट से, जल्दी। नंबर एक, पैंगोंग त्सो के इलाके में जो सैटेलाइट इमेजेस ये बता रही हैं कि फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच में चीनी सैनिक आ गए हैं। हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने जाते थे। क्या अब हमने ये मान लिया है कि ठीक है हम फिंगर 4 के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वहां चीन आके बैठ गया? हमने वहां हाथ जोड़ लिए अब अपने कि नमस्ते, ठीक है हम 4 तक ही कर लेंगे, आगे नहीं जाते? जवाब दूं जी? रोहित जी, आपका जवाब दूं? जी सर, बोलिए। देखिए, ये बात फिंगर 4 से 8 की नहीं है। जो मैंने कहा है ये बात पूरे एक्साइजिंग की है। और दूसरी बात, जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 1996,
2013 का, उसमें बहुत क्लियर कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को यूनिलैटरली नहीं बदल सकता है। उसके अंदर में रात को आपका पेट्रोल नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर में आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। और देखिए रोहित जी, अभी ना तो रिस्पांस खत्म हुआ है, ना खेल खत्म हुआ है, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। और ये आपको मैं एज ए सैनिक बता रहा हूं, भारत सेना का सैनिक, ये आखिर में आपके सामने भी सत्य आएगा कि इस जगह के अंदर में एक भी चीनी सैनिक नहीं रह सकता है। ये पक्का है, अवश्य है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक सर, ठीक सर, ठीक। संबित पात्रा, गौरव वल्लभ, आप दोनों के पास वापस आते हुए। गौरव वल्लभ, अब तो आपने एक फौजी अफसर जनरल के मुंह से सुन लिया, अब भी आप बार बार टीवी पर बैठकर ये कहेंगे कि चीन घुस आया, चीन ने कब्जा कर लिया, हमारी जमीन ले गया, आपने दे दी, सरेंडर कर दिया। रोहित जी, सिंह साहब ने जो कहा उसके ऊपर मेरा कोई प्रश्न नहीं। सिंह साहब ने ये कहा कि भारत के विदेश मंत्री झूठ बोल, क्योंकि सिंह साहब कह रहे हैं कोई नहीं आया, भारत के विदेश मंत्री बोलते हैं आवर साइड ऑफ LAC में आए। सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भारत के जो राजदूत है चाइना में, और मैं तो सिंह साहब की बात मानता हूँ, पर भारत के जो राजदूत है चीन में वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आवर साइड ऑफ LAC में चीन की सेना है। मैं तो सिंह साहब की बात मानता हूं क्योंकि ये फौजी है, पर भारत के सारे अखबार और सारे डिफेंस एक्सपर्ट सिंह साहब कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। मैं तो सिंह साहब के साथ हूं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि PP-14 जहां पे 20 हमारे नौजवानों ने शहादत दी, वहां पर चीन ने वापस तंबू लगा ली। मैं सिंह साहब की बात से असहमत नहीं, और कोई नहीं हो सकता, पर सिंह साहब इन 3 झूठों को भी आप जवाब दे देना। भारत के विदेश मंत्री जो कि झूठे हैं आपके अनुसार, उनको जवाब दे देना। भारत के राजदूत को भी सिंह साहब जवाब दे देना। और भारत के जो भूतपूर्व सेनापति के पास जाऊं उसके पहले सिंह साहब से कमेंट ले लेते हैं फटाफट इस बात पर। जी, मैं तो सिंह साहब की बात मानता हूं। ओके वल्लभ जी, सिंह साहब जल्दी से आपका एक कमेंट फटाफट इस पर। ओके सर, आपकी बात से पता लग गया आप सिंह साहब के कितना साथ है, पता लग गया, समझ में आता है लोगों को भी। सिंह साहब बोलिए फटाफट, फिर उसका संबित आपके पास आना। देखिए ये सिद्धांत की बात है। एज ए सैनिक हम किसी भी पॉलिटिशियन की किसी बात पर कोई कमेंट नहीं करते। उसके एक कारण है, जो हम बोलते हैं एज ए सैनिक वो अटल है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जो मैं आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं गौरव जी, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अभी रिस्पांस पूरा नहीं हुआ है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। आप पूरे भारत को इन चीजों में मत उलझाइए, मत उलझाइए। सिंह साहब, मैं तो आपके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सर। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है सिंह साहब कि भारत के विदेश मंत्री आपके साथ नहीं है, भारत के राजदूत चीन के वो आपके साथ नहीं है। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। आपने बोल दिया, मेरे को तो समझ में आ गया। भारत के उन्होंने पहले कहा, गौरव उन्होंने कहा, गौरव उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल उस पर कमेंट नहीं करूंगा। संबित पात्रा है ना, पॉलिटिकल कमेंट तो जरा उन्हीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, संबित पात्रा दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के राजदूत झूठ बोल रहे हैं। संबित पात्रा दीजिए जवाब। देखिए, ये कुछ दिनों से वो बता रहे हैं कि विदेश मंत्री कह रही है कि स्टेटस को एंटी मेंटेन करना चाहिए, जो पहले की स्थिति थी वैसी ही स्थिति होनी चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेटस को एंटी का अर्थ होता है LAC, जो कि आप लोग आज तक इतने बढ़िया से समझा रही है मैप के साथ। ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके चीनी तरफ भी, चीन के साइड में भी बिल्डअप करना अलाउड नहीं है करार के हिसाब से। 1993, 1996, 2013 में जो करार हुए थे उसके हिसाब से चीन वहाँ भी बिल्डअप नहीं कर सकती है और वहाँ अपने तरफ में भी स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकती है। उसके बावजूद चीन अपने तरफ में बिल्डअप कर रही है। तो हमने बड़े स्पष्टता के साथ MEA ने कहा है कि ये करारनामा का उल्लंघन है, आपको स्टेटस को एंटे जो कि करारनामा के हिसाब से था वैसे करना पड़ेगा, वरना हम भी बिल्डअप करेंगे। तो हम भी कोई छोड़ नहीं रहे हैं, हम अपनी तरफ में बिल्डअप कर रहे हैं, उनकी बिल्डअप उनकी तरफ में है। तो LAC क्रॉस नहीं हुआ है। इसलिए जो झूठ बोलना कि हम तो सब समझ गए हैं क्रॉस हुआ है, नहीं। देखिए रोहित जी, आपको क्या लगता है ये कांग्रेस को समझाने की मतलब ये हम समझाएंगे, सिंह साहब समझाएंगे, आप लोग सब सैटेलाइट इमेज दिखाएंगे, ये सब समझने के लिए हो रहा है? ये समझ गए, समझ जाए। ये सब बहुत इतने चालाक लोग हैं कि मोदी को घृणा करने के चक्कर में सब समझते हैं, सब जानते हैं,
मगर भारत पर आक्रमण करना है। इसीलिए हम देखिए, क्योंकि मोदी को घृणा करते हैं और फंड लिया हुआ है चाइना से, जो हमने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। किसके साथ इनकी एग्रीमेंट थी? चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के साथ एक MOU भी साइन हो रखा है 2008 में। इसीलिए तो बार बार सवाल पूछा जा रहा है। और क्यों सवाल पूछा जा रहा है? क्यों पूछा जा रहा है? डॉक्टर पात्रा, वो MOU तो आप लोग लगातार दिखाई रहे ना, आप भी अपनी तरफ से एक्सपोज कर रहे हैं इनको, लेकिन एक चीज का जवाब जो इन्होंने उठाई वो आपने नहीं दिया। फिर ये समझ क्या हुए ने पैसे दिए पीएम केयर्स फंड में? कौन सा? क्या हुए से पैसे लिए आप पीएम केयर्स फंड? मैंने बताया ना, मैंने कहा क्या पेटीएम के पैसे को पीएम केयर्स फंड मानता है कि अलीबाबा का पैसा है, जैक मा का पैसा है? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि जिस भी मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है। देखिए, पेटीएम को हमने एक्सेप्ट, आपके भी मोबाइल में हो सकता है, मेरे मोबाइल में भी हो सकता है, आप धीरे धीरे डिलीट कर रहे हैं। देखिए, जिन कंपनीज को इंडिया ने ज़मीन दी, जिन कंपनीज के साथ इंडिया का करार हुआ, जिन कंपनीज में इंडिया में ऑपरेट किया, सारी एम्बेसीज ने डोनेट किया। मगर किसको डोनेट किया? एक पब्लिक प्लेटफॉर्म को डोनेट किया जिसका ऑडिट भी होगा। मगर एक परिवार का प्लेटफॉर्म जिसमें सारे, लग्जमबर्ग की एम्बेसी जहां कालाधन इकट्ठा होता है, पाकिस्तान, चाइना की एम्बेसी, कंपनीज जो गोरख धंधा करते हैं, और उसको ऑडिट कोई नहीं करता है। और दूसरी बात है, इनका जो पीएम रिलीफ, नेशनल रिलीफ फंड था कांग्रेस के समय, जिसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी, याद रखिए, एक कानून इन्होंने बनाया था 1948 में कि हमेशा चाहे सरकार किसी की भी हो, उसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा पीएम नेशनल रिलीफ फंड में रहेगी ही रहेगी। प्रधानमंत्री भी थे, दोनों वहां भी थे, यहां भी थे। सोनिया गांधी वहां भी थी, यहां भी थी, राजीव गांधी फाउंडेशन में। और ऑडिटर कौन था? ऑडिटर था रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर कौन है? आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 4 बार जिनको राज्यसभा में सोनिया गांधी ने भेजा, कांग्रेस पार्टी ने भेजा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बनाया कांग्रेस पार्टी ने। ऑडिशन भी वही करेंगे, पैसा भी वही देंगे, पैसा भी वही लेंगे। ये क्या चल रहा? जाकिर नायक, आप एक आतंकवादी से पैसा लेते हैं, और वो हमने हाय हल्ला मचाया तो सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, चलिए 50 लाख में लौटा देती हूं जाकिर नायक। मैं अभी गौरव के पास जा रहा हूं, एक सवाल आपके पास छोड़ते हुए, मेहुल चोकसी को प्रोटेक्शन देने के तो आप जवाब दीजिएगा। सर, इन्होंने, अगर आपके आरोप के हिसाब से जाऊं, इन्होंने ऑडिटर तो बनाया, भले ही अपने आदमी को बनाया, आप तो सर ऑडिट के लिए तैयार नहीं है उस चीज के। क्यों नहीं आपने ऑडिट का ऑप्शन रखा, जिस पर सवाल उठे बार बार? एसएआरसी कंपनी ऑडिट कर रही है। इसका जवाब आगे दीजिएगा सर, उसके पहले गौरव वल्लभ अपनी बात करें। नहीं, एसएआरसी कंपनी ऑडिट कर रही है। मैंने क्या सवाल पूछा रोहित जी? ठीक, कि पीएम केयर, जिसमें एज पर रिपोर्ट्स पीएम केयर में 10,000 करोड़ रुपया आ गया है, ये सरकारी ऑडिट के दायरे में क्यों नहीं? ये आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री कार्यालय क्यों कहता है कि ये सार्वजनिक अधिकार में नहीं है? ये यहाँ आके बोलते हैं सार्वजनिक अधिकार में है। ये क्यों भ्रम फैला रहे हो? किससे पैसा लेते हो? वो भी चीनी कंपनियां जो चीन की फौज को फंडिंग करती है, हुवै जैसी कंपनी से 7 करोड़ लिए कि नहीं? बताओ। मैं शाओमी जैसी कंपनी से 30 करोड़ लिए कि नहीं? पेटीएम से 30 करोड़ लिए कि नहीं? ओप्पो से 1 करोड़ लिया कि नहीं? बताओ। पेटीएम जिसमें अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट है, उससे 100 करोड़ रुपया लिया कि नहीं? यहाँ आके ड्रामा ऑडिटर। और फिर अब मैं आपसे पूछता हूँ संबित पात्रा, मेरे पास तो हर आपके सवाल का जवाब है, पर विवेकानंद फाउंडेशन का डिटेल्स लेके आओ और देश को बताओ कि वो पैसा कहाँ से लेता है, जहाँ पे अजीत डोवाल साहब जिसके डायरेक्टर थे, आप उसका डिटेल। इंडिया फाउंडेशन जहाँ पे भारत के विदेश मंत्री जहां डायरेक्टर रह चुके हैं, उसका डिटेल लेके आओ। जहां भारत के रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जिसके डायरेक्टर रह चुके हैं, उसका डिटेल लेके आओ। डिटेल लेके आओ आरएसएस ने कब कब किन किन से पैसा लिया, चीनी और हांगकांग की कितनी कंपनियों से आरएसएस ने पैसा लिया। अरे हम तो ऑडिट कराते हैं, आरएसएस एक ऐसी संस्था ऑडिट भी नहीं कराती है। और विवेकानंद फाउंडेशन पिछले 15 साल से पुरोहित एंड पुरोहित एकमात्र कंपनी से आप ऑडिट कराते हो। क्या रिश्ता है आपका उस कंपनी के साथ? क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या पीछे से धंधा? देखिए देश को, मैं बस रोहित एक मैं बात खत्म कर रहा हूँ। देश आज रोहित जी इन बातों पूरा कर लीजिए, फिर आप ही से सवाल है मेरा। रोहित जी, देश में आज इन बातों का किसी को इंटरेस्ट नहीं है। देश इंटरेस्टेड है कि पैंगोंग सो लेक, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग प्लेन्स में चीनी सेना घुसी के नहीं। प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं देते? मन की बात करते आधे अभी तो बताया गुरमीत सिंह साहब ने, आपने कहा मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन विदेश मंत्री झूठ बोल रहा है। गौरव जी, गौरव जी, अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, गौरव जी, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं,
आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। आप केवल एक एक सेंटेंस में मुझे ये बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि चीन ने इस देश के हिस्से पर कब्जा कर लिया है? क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि देश के एक हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया है, अलावा उसके जितना कांग्रेस पार्टी ने दे दिया था अपनी सरकार में रहते हुए? कांग्रेस पार्टी देश से ये सरकार से ये पूछ रही है बार बार कि जब भूतपूर्व सेनाध्यक्ष मानते हैं कि अंदर घुस गई चीन की सेना, तो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? मन की बात में अभी तो बैठे हुए हैं आपके यहाँ। सर आपके साथ तो कहना, भूतपूर्व सेनाध्यक्ष को कहते हैं मैं आपके साथ हूँ। गुरमीत सिंह जी जो फिर भी सेना के डिप्टी चीफ रहे उनको आपने कह दिया मैं आपके साथ हूँ, तो आपको किसके साथ मान ले देश? मैं किसी सेना आप ऑल पार्टी मीटिंग में जाके कहते हैं मैं देश के साथ हूँ, बाहर आके कहते हैं कि आपका विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री झूठे हैं, तो कैसे मान ले देश की आप किसके साथ? रोहित जी मैंने सवाल क्या पूछा? शी जिनपिंग इनके चच्चा जान है। सीएनएजी ऑडिट के दायरे में इसके बाद संबित जी आप ही का नंबर है, उसकी ऑडिट क्यों नहीं करा रहे? हुवई से आपने पैसा लिया कि नहीं? करके बोल गया था। सॉरी सर, हुवई से पैसा लिया कि नहीं? सर अब आप वापस हुवई में चले गए। मैं हुवई पे पूछ रहा था तो आप चीन पे आ गए थे कि सेना अंदर आ गई। जवाब नहीं देते। और मैं बल्लभ साहब पहले आप मुझे एक बात बताइए। में उत्तर दे रहा हूँ गौरव जी, नहीं पहले मुझे एक बात बताइए, पहले मुझे आप एक बात बताइए सर, आप या तो गुरमीत सिंह के साथ हैं जिनका अभी आप कह रहे थे कि मैं तो आपके साथ हूं जी, या आप उनके साथ हैं जिनको आप मानते हैं कि भाई 4 दिन से 5 दिन से 5 महीने से ये कह रहे थे चीन की सेना अंदर आ गई है और आपने सुना नहीं, या तो आप ऑल पार्टी मीटिंग में जो कह के आए प्रधानमंत्री से कि हम देश के साथ हैं आपके साथ हैं, या आप जो बाहर आके कर रहे थे कि साहब ये तो झूठे हैं। आप हैं किधर? एक चीज मानिए ना, मैं आपके साथ भी हूं, लेकिन तुरंत उसके पलटते ही आप कहते हैं कि ये तो झूठे हैं। मैं बता रहा हूं रोहित जी, ऑल पार्टी मीटिंग में भाई साथ में तो मायावती है जिसने आपका साथ छोड़ दिया और कहा कि इस मुद्दे पर हम नहीं बोलेंगे। साथ में अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, जिसने सारी बात सुनने के बाद बोला कि ठीक है देश के मुद्दे पर हम एकजुट हैं। शरद पवार ने बोला हम एकजुट हैं। रोहित जी 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, ना कोई घुसा हुआ है ना ही कोई घुसा है। 20 तारीख को उनका कार्यालय बोलता है प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं। अब बताओ प्रधानमंत्री का कार्यालय प्रधानमंत्री को झूठा बोल रहा है, मैं ऐसे कैसे सहन करूं? प्रधानमंत्री का कार्यालय भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है। मैं अभी गुरमीत साहब से इस पर एक कमेंट ले लूंगा जल्दी से। क्या ब्लैक एंड व्हाइट में होता है एलएसी पर मामला? आपके समय में भी क्या ब्लैक एंड व्हाइट में होता था? अभी गुरमीत साहब से कमेंट होगा, उससे पहले संबित पात्रा बोल रहे हैं, फटाफट जवाब दे रहे हैं। संबित दीजिए जवाब जल्दी से। देखिए एक बात ये जो बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा नो इंट्रूजन नो कंट्रोल ओवर एनी पोस्ट, फिर प्रधानमंत्री के इस बात का खंडन किया और क्लैरिफिकेशन दिया। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री एलएसी को रेफर करके बात कर रहे थे और प्रेजेंट सिचुएशन में बात कर रहे थे कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ एलएसी के हिसाब से। एलएसी अलग होता है, बॉर्डर अलग होती है। हाँ, तो अगले 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन गई हुई है, वो भी हमारा हिस्सा है। एक बात। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात, अगले दिन वक्तव्य क्यों देना पड़ा? रोहित जी एक बात आपको बता दूं, और इसको एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज सर आप ये बताइए ना, अगले दिन प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य क्यों देना पड़ा? रोहित जी मैं प्लीज, रोहित जी देखिए मैं शांति से सुन रहा था। रोहित जी मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाना चाहता हूं, एक करके बोल लेते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा रोहित जी, जरा मैं हूं ना, मैं पूछूंगा ना सवाल, आपके सारे सवाल पूछे ना मैंने भी, एक एक करके बोल लेते हैं, अच्छा लगता है, कम से कम समझ में आता है। रोहित जी वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना। रोहित जी अभी मैंने बिहार से एक साधारण नागरिक बनके गुरमीत जी से पूछा, उन्होंने इतने बढ़िया से समझाइए कि हाँ हम गुरमीत जी के साथ हैं। अभी कह रहे हैं कि नहीं गुरमीत जी नहीं, हम और बाकी जनरल के साथ हैं। देखिए मैं आपको विनम्रता से कह रहा हूँ, इसको अहंकार मत लीजिएगा। जो आदमी जिसको एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, और मैं बता रहा हूँ, मैं सारा पैंगोंग सो का पानी पी जाऊँगा अगर राहुल गांधी पैंगोंग सो प्रोनाउंस करके दिखा दे। जो डीएसडीबीओ रोड क्या होता है वो बता दे, कि दौलत बेग ओल्डी क्या चीज़ है इसके विषय में बताते। मैं बता रहा हूँ सारा पैंगोंग सो का पानी मैं जाके वहाँ डूब जाऊँगा अगर वो पैंगोंग सो बोल दे। अरे कुछ करना नहीं है, सुबह उठ के ट्वीट कर देना है पीएम हैज सरेंडर्ड, पीएम छुप गया है, पीएम डर गया है, हमारी ज़मीन चली गई है। आपको क्या लगता है वो सीरियसली ये सब कर रहे हैं? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपने रीलॉन्चिंग के लिए कुछ भी, रीलॉन्चिंग के लिए कुछ भी करेगा, एक है ना, कुछ भी करेगा।
दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और ये शर्म का विषय है देश के लिए। आप राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए पीएम को डरा हुआ, छुपा हुआ, कायर, सरेंडर, देश की जमीन चली गई। और याद रखिए 1000 वर्ष तक चाइना भी नहीं भूलेगा उसके साथ जो हुआ है, और 1000 वर्ष तक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और चाइना को लेकर जो कांग्रेस की स्टैंड रही है ना, वैसे 1000 साल तक तो कोई कांग्रेस को याद ही नहीं रखेगा। अगर कोई भी एकाध अगर कांग्रेस का इतिहास भी कहीं होगा तो ये लोग भूलेंगे नहीं कि किस प्रकार की आप लोग गद्दारी कर रहे थे देश के साथ, केवल युवराज को लॉन्च करने के लिए। दैट इज इट, और कुछ नहीं कहना है। जी मैं बोल सकता हूँ रोहित जी? ओके गुरमीत सिंह साहब, मेरा एक सवाल है सर। सवाल यह है कि एलएसी के मामले में खासतौर पर भारत और चीन के बीच की जो जमीन की स्थिति है, वहां चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकती क्या? वहां साफ साफ नहीं बताया जा सकता क्या कि ये एरिया हमारा है, ये इनका है, इतने पर हमारी सेना है, इतने पर इनकी सेना है? बार बार ये ग्रे एरिया जैसी चीजें क्यों आती है वहां? और क्या ये बात राजनीतिक पार्टियां नहीं जानती? रोहित जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1962 से लेकर अभी तक भारत और चीन के बीच में ये डिसाइड नहीं हो सका है कि एलएसी दोनों साइड की क्या है। दोनों साइड की जो परसेप्शन एलएसी के बारे में वो यूनिलैटरल है, उनकी अपनी है, हमारी अपनी है। तो अभी 58 इयर्स के अंदर में ये नहीं सॉल्व हो चुका है, और आप चाहते हैं कि कुछ एक लोग जिन्होंने सिर्फ 58 मिनट्स का अध्ययन किया है उसके ऊपर में बता दें। देखिए, मैं उस टोली का हिस्सा था जो चाइना में गई थी कि एलएसी परसेप्शन क्या है उनकी और हमारी, इसके बारे में मैप एक्सचेंज करें, जिसके ऊपर में चाइना ने अपना लाइन लगानी थी और हमने अपनी लाइन लगानी थी। उसमें काफी फर्क थे, इसलिए वो लाइन एक्सचेंज नहीं हुई है। जो एलएसी की परसेप्शन की लाइन है, उसकी जो एक्सरसाइज है अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी उसका नेगोशिएशन नहीं हुआ है, उसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, और ये सिर्फ जो जमीन पर सैनिक है उनको बताया जाता है कि हमारी परसेप्शन यहां तक है, आप यहां तक पेट्रोलिंग करेंगे। तो अगर कोई समझे कि उसको समझ में आ गया है कि एलएसी की परसेप्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं, उनको ज्ञान नहीं है एलएसी का, क्योंकि भारत और चीन दोनों के बीच में ये एक्सचेंज नहीं हुआ है कि एलएसी की लाइन क्या है। देखिए, इन मामलों के ऊपर में अपना अधूरा ज्ञान नहीं बताना चाहिए। देखिए रोहित जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। आज का जो इश्यू था वो था फाइनेंस के बारे में, फंड के बारे में। मैं एक चीज बताना चाहता हूं एज ए सैनिक कि देखिए, ये चाइना हमारा प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट है, और चाइना साइकोलॉजिकल वॉर, इंफो वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर और इसको इकोनॉमिक वॉर के साथ जोड़ता है। वो लोन देता है, वो फंड देता है। पूरे विश्व में देखा कि किस प्रकार से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, स्पेन, पाकिस्तान के अंदर भी कितना फंड दिया हुआ है। वो चाहता है कि एंटी नेशन एक्टिविटी हो, वो चाहता है कि चाइना की प्रॉक्सी हो। इस फंड से वो देश के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करना चाहता है। तो मेरी नम्रतापूर्ण पूरे संपूर्ण भारत से है कि चाइना के इकोनॉमिक वॉर, उसके साइकोलॉजिकल वॉर, उसके प्रोपेगेंडा। ठीक है सर, चलिए, भारत भी सर अब तो ये संकेत देने लगा है कि इकोनॉमी के फ्रंट पे भी अगर लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। एक के बाद एक भारत की तरफ से भी चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके भारत ने ये मैसेज देने की कोशिश चीन को सख्त तौर पे की है। दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको बता दें कि हमने आज दर्शकों से सवाल पूछा, क्या चीनी कंपनियों से चंदा लेना सही है? उसके जवाब जो हमारे पास आए उसके मुताबिक 70% लोगों को लगता है कि नहीं, चीनी कंपनियों से चंदा लेना ठीक नहीं है। केवल 30% लोगों को लगता है कि हाँ, चाइनीज कंपनी से चंदा लिया जा सकता है। इसका मतलब ये कि ये भी जनता की भावना है जो सरकार को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए।